भट्टी साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैंने खबर ब्रेक करनी है। 2 दिन पहले तुर्की बिरादर इस्लामी तुर्की मुल्क मैंने टिकट खरीदा हुआ और मुझे बताया गया कि आप ट्रांजिट में तुर्की की जमीन पर पाकिस्तानी होते हुए कदम नहीं रख सकते। ये मेरी इज्जत हुई। वजीर खारजा साहब, आजकल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने उसको फोन करेंगे काउंटर पार्ट को तुर्की में कि पाकिस्तान के लोगों की यह इज्जत है कि मेरा वीजा लगा हुआ है और मैं तुर्की की सरजमीन पे पाँव नहीं रख सकता। इंडिया serves China and Pakistan fixes G20 meeting in श्रीनगर। मकबूजा कश्मीर में उन्होंने G20 का इजलास बुलाया है, यानी मीटिंग जो होगी वो श्रीनगर में होगी। अच्छा, श्रीनगर। I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world, and this is what we also feel in Ukraine by actually fighting for the values. यूक्रेन के मिनिस्टर यहाँ पे हैं एमीन ज़ापरोवा, इनकी संजय वर्मा सेक्रेटरी वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इनकी मीटिंग होगी। How do you see India importing energy from I mean, Pakistan? look, we are not in the position of instructing India. ये छोटा सा क्लिप देखा। इस क्लिप में आपने देखा कि यूक्रेन की विदेश मंत्री भारत में आकर भारत से बोल रही हैं कि विश्वगुरु भारत, आप कुछ करें, रशिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसके बारे में कुछ करें। साथ ही साथ इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि पाकिस्तानियों को टर्की में बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। उस बेइज्जती को भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप वजीर खारजा हैं। कल 2 दिन पहले तुर्की बिरादर इस्लामी तुर्की मुल्क मैंने टिकट खरीदा हुआ और मुझे बताया गया कि आप ट्रांजिट में तुर्की की जमीन पर पाकिस्तानी होते हुए कदम नहीं रख सकते। ये मेरी इज्जत हुई। वजीर खारजा साहब, आजकल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने उसको फोन करेंगे काउंटर पार्ट को तुर्की में कि पाकिस्तान के लोगों की यह इज्जत है कि मेरा वीजा लगा हुआ है और मैं तुर्की की सरजमीन पे पाँव नहीं रख सकता। मैंने जब उस औरत से पूछा, मैंने कहा अगर मेरा अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, ये लो अमेरिका का वीजा है, मैं फिर भी तुम्हारी सरजमीन पे, कहते नहीं ये इज्जत है। रोज आप भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर आनियां जानियां। मुझे बताएं क्या क्या आपने हशर कर दिया इस मुल्क के लोगों का और मेरे ग्रीन पासपोर्ट का, कि हम जूते खाते हैं बाद में। और हाँ भट्टी साहब, ईरान को मैं मान गया, उसने कहा अब हम भाई हो, तुम जहां कहोगे हम तुम्हें लेके जाएंगे। और 10 रुपए का लीटर पेट्रोल बेच रहा है और आप अमेरिका के जो गुलाम हैं, जो उसके हम कमीशन एजेंट बने हुए हैं। भट्टी साहब, मैं ये खबर तोड़ना चाहता था कि इनकी वजह से, इस करप्ट रूलिंग एलीट की वजह से पाकिस्तान के लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी बाहर। अब आप बात करें। भाई साहब, मैं अदब एहतराम से, आप बाहर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है। वो बात सवाए उन लोगों के जो माफिया का हिस्सा है। बिलावल भट्टो साहब, अदब एहतराम से आप कह रहे हैं वो जज बैठे हैं, आप जिस शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे उससे तो पूछे कि शहीद बेनजीर भट्टो के पंफलेट किसने तकसीम किए थे। कम से कम इतनी जुर्रत करे अखलाकी अपने आप को। कौन था, किसका मुलाजिम था, अमेरिका में किताबें लिख रहा है आजकल कि मेरे बाप की जबान क्यों काटी 5 साल में इस। और हाँ बिलावल भुट्टो साहब, प्लीज तुर्की से पूछ के बताएं कि क्या पाकिस्तानी नेशनल्स पर उसने पाबंदी लगा दी है। अगर लगा दी है तो डिक्लेयर करें, अपना ये कारनामा हमें बताएं ताकि हम टिकट खरीद के जलील ना हो। डॉन ने जो एडिटोरियल छापा है उस हवाले से कितना कंसर्निंग हो सकता है। हम क्या बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा, सेंसलेस हो गए, या क्या हुआ हमें? कभी तो मेरे ख्याल से कुछ महीने हुए हैं कि जी हम ग्रे लिस्ट से FATF के निकले। ये सिर्फ एक बात नहीं है फखर, उससे पहले आप जानते ही हैं कि किस तरह से हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन भी बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं अभी कोई 1 या 2 दिन पहले मैं एजाज के चैनल पे गई थी। एजाज सैयद जो हमारे दोस्त हैं, और वहां पे एजाज के साथ एक शो करना था। वहां बात हो रही थी FATF की और ये कि क्या चीज होनी, इंडिया पाकिस्तान की बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे। जी जी। तो मैंने कहा कि ये डबल गेम ना खेली जाए कि हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर वो बाहर घूम रहे। तो आई वाज सरप्राइज के एजाज ने कहा कब बाहर घूम रहे थे, तो क्योंकि ये चीज तो मेरा ख्याल है मुझे एजाज से पता लगनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे मैंने उनको जब याद दिलाया, शायद वो भूल गए होंगे कि किस वक्त बाहर घूम रहे थे। और उसके बाद एक हंगामा था, आप भी इंडियन शोज में गए थे और मैं भी, और इस तरह की चीजें हम करते रहते हैं। और मुझे हैरत है कि घबराते नहीं यहाँ पे कि FATF में, क्योंकि आना जाना लगा रहता है। सुनने से पहले भी 3 बार जा चुके हैं हम और ये चौथी बार था। तो शायद एक आदत सी पड़ गई है हमें
कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और उसके बाद घबराते भी नहीं है, और इस बात से भी कोई नहीं डर रहा कि अगर एफएटीएफ में फिर चले गए, क्योंकि पहले ही आदत हो चुकी है आने जाने की, और फिर कह देंगे कि जी साजिश हो रही है, सिर्फ हम ही को क्यों करते हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं देखते, फिर इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर रही है और वो ये है कि दिफ़ा के लिए अगर ये लोगों ने ही दिफ़ा करना है तो बाकी ये हमें चीज़ें करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। फिर अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे काफ़ी हालात ख़राब होते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। वहाँ पे भी इन लोगों को भेजा जाए या इस तरह के और लोगों को भी, और वो ये थ्रेट कर रहे हैं। वैसे तो वो धमकियाँ लगाई उन्होंने इमरान खान नियाज़ी को, वो भी मतलब इनसे कुछ कम नहीं है। अपनी कुर्सी और उसके लिए वो भी कुछ करने को भी तैयार रहते हैं हर टाइम। ये उनका भी तो बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड है इस हवाले से। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि भाई दुनिया के सामने दिफा आपका, डिफेंस आपका ये लोग नहीं कर सकते भाई, उसके लिए आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी चाहिए, बहुत अच्छी इकोनॉमी चाहिए, तो तब जाके आप किसी के सामने बात करते हैं और आप कहते हैं, वो कहते हैं जी न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं होती या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होती, यहां तक मैं बात मानता हूं। बट द थिंग इज कि उसको डिफेंड करने का तो एक तरीकाकार होना चाहिए ना। पहले तो हमें अपने हालात को बेहतर करना है, उसके बाद बाकी चीजें हम दुनिया को देख लेंगे। फिर मतलब जवाब हम दे सकते हैं, अगर हमारे जेब में कोई 10-15 रुपए होंगे, 10-15 डॉलर आएंगे, पड़े रहेंगे तो। देखिए, मेरा ख्याल है जब से पार्टीशन हुआ है हम्म, 1947 से, तब से शायद हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाए जो किसी कंट्री को क्रिएट करने के बाद आना चाहिए। या हम हमेशा यही डरते रहे, पहले तो हमें यही लगता रहा कि भारत हमारा दुश्मन है, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा। एक एक नेचुरल सी चीज़ है, वैसे वो हमें क्यों आपने पसंद। देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बारे में। दोस्तों, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके उसके सारे लगभग सारे के सारे पड़ोसियों के साथ विवाद है। 22 पड़ोसियों के साथ विवाद है और 22 पड़ोसियों में से आपको बता दूं कि रशिया भी है, इंडिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है। मतलब यार ऐसे ऐसे पड़ोसी जिसके साथ उसकी बॉर्डर भी नहीं मिलती, उनके साथ तक उसके विवाद है। इवन एक चाइनीज़ मतलब क्या बोलूँ मैं, एक चाइनीज़ स्टोरी के हिसाब से तो मून में भी उनका हिस्सा है, मून चाइना का हिस्सा है। इस तरीके की चाइना की एक आइडियोलॉजी है। अब चीन की तरफ से ऑफिशियल तौर पे अरुणाचल प्रदेश को लेकर कुछ दिन पहले एक बयान आता है और उस बयान के बाद भारत ने अब क्लियरली अच्छे खासे शब्दों में एक चीज़ बोल दी है कि भैया इस तरीके की से नहीं चलेगा, है ना। आप चीन ने हमारा बहुत सारा हिस्सा कब्जा किया, आपको पता है। चीन हमारे अक्साई चीन को लेकर बैठा है। अक्साई चीन को लेकर हालांकि अपने जवाहरलाल नेहरू साहब पहले ही बहुत उल्टे सीधे कमेंट कर चुके हैं कि वहाँ पे घास का टुकड़ा तक नहीं निकलता, ऐसी ज़मीन का क्या फ़ायदा वहाँ पे, इस तरीके की बात कर चुके हैं। आपको पता है ऐसी जगह में ऐसी ऐसी चीज़ निकल जाती है। अभी जम्मू में लिथियम का इतना बड़ा सोर्स हमें मिला है कि शायद अब हमारे यहाँ पे इन फ्यूचर जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार हैं, उनकी कीमतों में जो बहुत उछाल है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम लिथियम बाहर से ले रहे थे। तो ऐसी जगह में ऐसी ऐसी चीज़ मिल जाती है, इसलिए जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। अब अक्साई चीन तो लेना अभी तो मुझे नहीं लगता कि हम ले पाएंगे। और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ऐसी हरकत बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश चीन भारत से ले नहीं पाएगा। आपको